वेलकम टू माय चैनल साइन स्टडी। फ्रेंड्स, आज का ये मेरा टॉपिक मांग की कीमत लोच मापने की विधियां हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने जाना था कि मांग की लोच क्या है और मांग की लोच की श्रेणियां क्या है। आज का ये मेरा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बीए लेवल के एग्जाम में, एमए लेवल के एग्जाम में आते हैं और इससे हम बहुत सारे नोट्स बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे मांग की कीमत लोच मापने की विधियां। सबसे पहले हम जानेंगे प्रतिशत विधि या अनुपातिक विधि। ठीक है फ्रेंड्स, इसका प्रतिपादन किसने किया था? फ्लक्स ने किया था। और यह गुणांक ईपी, इसे हम ईपी से डिनोट कर रहे हैं, वस्तु की कीमत में परिवर्तन से मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन को मापता है। जैसा कि हम जान रहे फ्रेंड्स, ये प्रतिशत विधि है, इसीलिए ईपी इज इक्वल टू मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, और यहाँ पे इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा डेल क्यू बाई क्यू अपॉन डेल पी बाई पी। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो डेल क्यू बाई डेल पी इंटू पी बाई क्यू हो जाता है। यहाँ पे क्यू क्या है फ्रेंड्स? मांगी गई मात्रा है, और पी क्या है? कीमत। ठीक है, और डेल क्या है? परिवर्तन। मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। कितना परिवर्तन हो रहा है मांग में और कीमत में। ठीक है, फ्लक्स ने भी मांग की लोच की इकाई को बराबर, इकाई से अधिक तथा इकाई से कम तीन श्रेणियों में विभाजित किया है। ठीक है, प्रतिशत विधि को भी फ्लक्स ने तीन श्रेणियों में विभाजित किया है, जिसमें क्या है हम देख रहे हैं, मांग की लोच क्या है? इकाई के बराबर है, इकाई से अधिक है, इकाई से कम है। तीन श्रेणियों में विभाजित किया है। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहले हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। यदि वस्तु एक्स की कीमत 3 रुपये प्रति किलोग्राम से कम होकर 1 रुपये प्रति किलोग्राम और उसकी मांगी गई मात्रा 30 केजी से बढ़कर 50 केजी हो जाती है। यहाँ पे क्या हो रहा है? कीमत कम हो रही है तो मांगी गई मात्रा क्या हो रही है? अधिक हो रही है। ठीक है, इसे हम उसी फॉर्मूले में बैठाते हैं। ईपी इज इक्वल टू डेल क्यू बाई डेल पी इंटू पी बाई क्यू। 50 माइनस 30 1 माइनस 3 इंटू 3 बाई 30। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो इकाई के बराबर आ रहा है। ठीक है, इकाई के बराबर मांग की लोच को दर्शाता है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यदि वस्तु एक्स की कीमत 5 रुपये प्रति केजी से कम होकर 3 रुपये प्रति केजी हो जाती है और इसकी मांगी गई मात्रा कितनी हो रही है? 10 केजी से बढ़कर 30 केजी हो जाती है। ठीक है फ्रेंड, तब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? इसे जब हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं? एक से अधिक मांग की लोच दर्शाता है। ठीक है, जिसे फ्लक्स ने दिखाया है। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स, इकाई से कम मांग की लोच। यदि कीमत 1 रुपए से बढ़कर 3 रुपए प्रति केजी और मांगी गई मात्रा क्या हो रही है? 50 केजी से कम होकर 30 केजी हो जाती है। क्या है? 1 रुपए से बढ़कर कीमत कितनी हो जा रही है? 3 रुपए, और तो क्या हो रहा है? मांगी गई मात्रा क्या हो जा रही है? कम हो जा रही है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? ये बेलोच मांग अथवा इकाई से कम मांग लोच है। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे ये क्या आ रहा है? 1/5, यानी कि इकाई से कम है। ठीक है फ्रेंड्स, एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। एक वस्तु की कीमत 4 रुपए से बढ़कर 5 रुपए हो रही है। ठीक है, परिणाम स्वरूप उसकी मांग 50 इकाई से घटकर 40 इकाई हो जाती है। तो प्रतिशत विधि द्वारा मांग की कीमत लोच क्या होगी? इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, जब क्या हो रहा है? कीमत क्या हो रही है? 4 रुपए से बढ़कर 5 रुपए हो रही है, तो उसकी मांग क्या हो रही है? घट जा रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले वाली कीमत कितनी है, फिर बाद की कीमत कितनी है, फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे उसका कितना अंतर है, कितना परिवर्तन हो रहा है। उसी तरह से हम मांगी गई मात्रा में भी देख रहे हैं कि कितना परिवर्तन हो रहा है, और फिर हम उसे उसी फॉर्मूले पे बैठा देते हैं। ठीक है, तो इसका क्या आ रहा है? मांग की कीमत लो 0.8। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे देखते हैं सेकेंड विधि। अभी हमने जाना प्रतिशत विधि। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे देखते हैं कुल व्यय विधि। मार्शल ने लोच की माप के लिए कुल व्यय विधि या कुल आगम विधि का निर्माण किया था। ठीक है, इसका निर्माण किसने किया था? मार्शल ने। इससे पहले अभी हमने जाना प्रतिशत विधि, जिसका प्रतिपादन किया था फ्लक्स ने।
इसमें क्या है, वस्तु की खरीदी गई मात्रा को कीमत से गुना करने पर कुल व्यय आ जाता है। ठीक है, जब भी हम कोई भी चीज को खरीदते हैं तो वो क्या होता है, हम उसमें व्यय कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि उसकी कीमत कितनी है और उसकी मांगी गई मात्रा कितनी है। अगर ये दोनों गुना हो जाए तो कितना हो रहा है, उसका क्या आ रहा है, ये कुल व्यय आ रहा है कि मतलब हमने उस चीज पर उस कितना खर्च किया था। ठीक है, तो मार्शल ने भी मांग की लोच को 3 भागों में बांटा है। इकाई के बराबर मांग लोच, ईडी इज इक्वल टू 1। जब वस्तु की कीमत में कमी या वृद्धि होने पर कुल व्यय में परिवर्तन ना हो। ठीक है, तो मांग की लोच क्या होती है, इकाई होती है। क्या हो रहा है, जब वस्तु की कीमत में कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है तो कुल व्यय में यानी कि खर्च में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो मांग की लोच क्या हो रही है, इकाई होती है। ठीक है, यहाँ पे हम फ्रेंड्स एग्जाम्पल देख रहे हैं। यहाँ पे क्या है, प्राइस 2 है तो डिमांड क्या है, 4 है और खर्च कितना हो रहा है हम लोगों का, 8 रुपए। जब क्या हो रहा है, प्राइस कम हो रही है, मांग बढ़ रहा है तो भी खर्च क्या हो रहा है, 8 रुपए, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ईडी इज इक्वल टू 1, इकाई के बराबर मांग लोच। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स, इकाई से अधिक मांग लोच। मार्शल के अनुसार ईडी इज ग्रेटर देन 1। एक वस्तु की मांग लोचदार होती है जब उसकी कीमत गिरने से कुल व्यय बढ़े और कीमत कम होने से कुल व्यय कम हो जाए। क्या हो रहा है, जब उसकी कीमत गिर रही है तो क्या हो रहा है, कुल व्यय बढ़ रहा है। जब कोई भी चीज की कीमत क्या हो रही, कम हो रही है, तो हम उस पर क्या करते हैं, खर्च ज्यादा करने लगते हैं और कीमत कम होने से कुल व्यय कम हो जा रही। जब कीमत गिरकर 9 रुपए से 8 रुपए हो जाती है तो कुल व्यय 180 रुपए से बढ़कर 240 रुपए हो जाती है। ठीक है, और जब कीमत 7 रुपए से बढ़कर 8 रुपए हो जाती है तो कुल व्यय क्या हो रहा है, 280 रुपए से कम होकर 240 रुपए हो जाती है। इस स्थिति में क्या हो रहा है, मांग लोचदार हो रही है। यहाँ पे हम एक और एग्जांपल देखते हैं। जब प्राइस क्या है, 2 है तो डिमांड क्या है, 4 और खर्च कितना है, 8। जब प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है तो क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, उससे क्या हो रहा है, खर्च भी बढ़ रहा है। इस तरह ये किस वस्तुओं में होती है, विलासिता वस्तुओं में कीमत तथा खर्चों के बीच विपरीत संबंध होता है। जब उसकी कीमत क्या होती है, कम होती है तो उसके खर्च बढ़ जाते हैं, कुल व्यय बढ़ जाते हैं। इकाई से अधिक मांग लोच। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसी में देख रहे हैं इकाई से कम मांग लोच। ठीक है, जब कीमत में कमी से कुल व्यय कम हो जाता है और कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग क्या हो रही है, कम लोचदार हो रही है। ठीक है, जब कीमत में कमी हो रही है तो क्या हो रहा है, कुल व्यय भी कम हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कीमत में कमी हो रही है, प्राइस 2 से 1 हो गया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुल व्यय जो है वो भी कम हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो था कुल व्यय विधि। इससे पहले हमने जाना प्रतिशत विधि। अब हम नेक्स्ट विधि देख रहे हैं, बिंदु विधि। ठीक है, मांग वक्र के किसी बिंदु पर मांग की लोच को मापने के लिए यह विधि है। ठीक है, हम मांग वक्र बनाते हैं तो उसका किसी भी बिंदु पर हमें मांग की लोच जानना है तो उसके लिए कौन सी विधि है, बिंदु विधि। इसे हम ज्यामिति विधि भी कहते हैं। बिंदु विधि की सहायता से मांग वक्र के किसी भी बिंदु पर लोच को बताना आसान है। ठीक है, जैसे ईपी इज इक्वल टू नीचे का खंड बटा ऊपर का खंड। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम ये फिगर में देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने फिगर बनाया है, इधर 0 से y कीमत है, 0 से x मांग है। ठीक है, और यहाँ पे A B C D E बिंदु है, C इज इक्वल टू 1। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, A बिंदु पर मांग लोच A इज बटा 0 इज इक्वल टू अनंत, पूर्णतया लोचदार मांग। यहाँ पे क्या हो रहा है, A बिंदु पर क्या हो रहा है, मांग की लोच A E बटा यहाँ पे कुछ नहीं है इसीलिए ये हो गया 0। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम फॉर्मूले में देख रहे हैं, सबसे पहले नीचे का खंड बटा ऊपर का खंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे का खंड बटा इधर ऊपर का खंड, इधर 0 हो रहा है। ठीक है, उसी तरह से बी बिंदु पर मांग लोच A बी बिंदु पर यहाँ पे B E बटा A B। ठीक है, नीचे का खंड बटा ऊपर का खंड, यहाँ पे क्या आ रहा है, EP इज ग्रेटर देन 1, बी बिंदु पर EP इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, इकाई से अधिक। C बिंदु पर मांग की लोच C इज इक्वल टू 1,
डी बिंदु पर मांग की लोच क्या हो जाएगी, DE बटा AD, ठीक है, यानी कि इकाई से कम। ई बिंदु पर क्या हो जाएगी मांग की लोच, इधर 0 बटा AE यानी कि 0, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या हो रहा है, बिंदु विधि। मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच इकाई के बराबर होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सी पे क्या हो रहा है, इसकी मांग की लोच क्या हो रही है, इकाई के बराबर हो रही है। मध्य बिंदु से हम ऊपर की ओर जाएंगे तो मांग की लोच क्या होगी, अधिक होगी, और मध्य बिंदु से हम नीचे आएंगे तो मांग की लोच क्या होगी, कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट विधि है फ्रेंड्स चाप विधि, ठीक है। जब एक ही मांग वक्र के दो बिंदुओं के बीच लोच को मापा जाता है। बिंदु विधि में हमने देखा था मांग वक्र में विभिन्न बिंदुओं पर हम मांग की लोच कैसे जानेंगे। चाप विधि में फ्रेंड्स हम देखते हैं कि मांग वक्र के दो बिंदुओं के बीच लोच को कैसे मापा जाता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, चाप लोच विधि। मांग वक्र पर कोई दो बिंदु एक चाप बनाते हैं और हम इसे इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम चाप विधि के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं दो बिंदुओं के बीच की लोच को, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम आगे देखते हैं मांग की आय लोच क्या है। मांग की आय लोच का सिद्धांत क्या है, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पर किसी वस्तु के लिए उसकी मांग में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। अगर किसी की कोई उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो रहा है तो उसकी मांग मात्रा में कितना प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है, मांग की आय लोच बताता है, ठीक है। डेल क्यू बाई क्यू बटा डेल वाई बाई वाई, इसे भी हम उसी फॉर्मूले के आधार पर डेल क्यू बाई डेल वाई इंटू वाई बाई क्यू, ठीक है। गुणांक EY एक वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करते हुए धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है, ठीक है। यदि आय के बढ़ने से एक वस्तु की मांग बढ़ती है तो आय लोच क्या हो रहा है, गुणांक उसका धनात्मक होता है, ठीक है। जैसे किसी की आय बढ़ रही है तो उस वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है, तो आय लोच क्या हो रहा है, उसका धनात्मक हो रहा है। जब वस्तु जिसकी आय लोच धनात्मक होती है वह क्या है, सामान्य वस्तु है, क्योंकि उपभोक्ता की आय बढ़ने के साथ उसकी अधिक मात्रा खरीदी जाती है सामान्य वस्तुओं के लिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड, सामान्य वस्तुएं तीन प्रकार की होती है, आवश्यकताएं, विलासिताएं और सुविधाएं, ठीक है। विलासिताओं वस्तुओं में हम क्या है, आय देख रहे हैं। विलासिता वस्तुओं में आय लोच का गुणांक क्या हो रहा है, धनात्मक हो रहा है और ऊंचा होता है, ठीक है। यदि उपभोक्ता की आय में 5% की वृद्धि हो रही है और परिणाम स्वरूप वस्तु के क्रय 10% बढ़ते हैं तब EY इज इक्वल टू 10/5 इज इक्वल टू 2, ठीक है, ग्रेटर देन 1, ठीक है। आवश्यकताओं के लिए आय लोच का गुणांक धनात्मक तो होता है लेकिन नीचा होता है, ठीक है। सुविधाओं के लिए आय लोच का गुणांक इकाई EY इज इक्वल टू 1 होता है। घटिया वस्तुओं के लिए मांग की आय लोच का गुणांक कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। एक घटिया वस्तु के लिए उपभोक्ता उसकी खरीद क्या करेगा, कम कर देगा। जब उसकी आय बढ़ेगी तो वो घटिया सामान क्यों खरीदेगा, वो बढ़िया से बढ़िया सामान खरीदना चाहेगा, ठीक है। तो उसकी मांग की आय लोच की गुणांक कितना हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाता है, ठीक है। यदि आय बढ़ने के साथ साथ मांग मात्रा अपरिवर्तित रहती है तो आय लोच का गुणांक EY इज इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है। जब क्या हो रहा है, आय बढ़ रहा है लेकिन उसकी मांग मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसका गुणांक कैसा हो जाएगा, EY इज इक्वल टू 0। आय में 5% वृद्धि की मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, EY इज इक्वल टू 0, ठीक है। फ्रेंड्स आगे हम देखते हैं कीमत लोच के सिद्धांत का महत्व क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं एकाधिकार कीमत निर्धारण में। अपनी वस्तु की कीमत निर्धारित करते समय एकाधिकारी इसकी मांग की लोच को ध्यान में रखता है, ठीक है। फ्रेंड्स जब हम देखते हैं कि एकाधिकारी कोई भी बाजार में क्या देखा जाता है, उसकी मांग की लोच, उसकी मांग में कितना परिवर्तन हो रहा है, कितना मांग है। यदि उसकी वस्तु की मांग कम लोचदार है
तो वह वस्तु की ऊंची कीमत नियत कर सकने की स्थिति में होता है। ठीक है, मांग क्या हो रहा है, कम लोचदार है, तो वह उसकी क्या करेगा, ऊंची कीमत रखता है। ठीक है, अब हम देखते हैं सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं की कीमत निर्धारण में क्या हो रहा है। जिन सेवाओं की मांग बेलोच होती है, परिवर्तन कम होता है, उनकी क्या हो रही, ऊंची कीमत वसूल की जाती है, और लोचदार मांग वाली सेवाओं की अपेक्षाकृत कम कीमत होती है। एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, घरेलू प्रयोग के लिए बिजली की मांग क्या हो रही है, कम लोचदार होती है, इसलिए राज्य क्या करता है, बिजली बोर्ड ऊंची दरें नियत करता है। ठीक है, लेकिन फैक्ट्रियों और अन्य उत्पादक संस्थाओं में कम दर वसूल की जाती है, क्योंकि अधिकारी जानते हैं कि कोयला, शक्ति, तेल या डीजल जैसा बढ़िया स्थानापन्न मौजूद है। ठीक है, फैक्ट्रियों में क्या होती है कि कम कीमत वसूल की जाती है, क्योंकि वहां पर और ऑप्शन होते हैं। लेकिन क्या हो रहा है, घरेलू प्रयोग के लिए बिजली की मांग कम लोचदार होती है, और वहां पर क्या होता है, ऊंची दरें नियत की जाती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं फ्रेंड्स, मजदूरी निर्धारण में यदि एक उद्योग में श्रम की मांग लोचदार है तो मजदूरी बढ़ाने के लिए हड़तालें और अन्य श्रम संगठन व्यर्थ सिद्ध होंगे। ठीक है, यदि एक उद्योग में श्रम की मांग क्या हो रही है, लोचदार है, तो क्या होगा, मजदूरी बढ़ाने के लिए हड़ताल और अन्य जितने श्रम संगठन है क्या होंगे, व्यर्थ सिद्ध होंगे। और यदि श्रम के लिए मांग बेलोच है तो श्रम संगठन द्वारा की गई हड़ताल की धमकी ही मालिकों को उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाने को मजबूर कर देगी। यदि हम कम लोचदार वस्तुओं की मांग का निर्यात और अधिक लोचदार मांग की वस्तुओं का आयात करते हैं तो हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ होगा। पहली स्थिति में हम क्या करेंगे, अपनी वस्तु की ऊंची कीमत वसूल कर सकते हैं। ठीक है, कम लोचदार वस्तुओं की मांग का हम निर्यात करेंगे तो हम क्या करेंगे, वस्तु की ऊंची कीमत लेंगे, और अधिक लोचदार मांग की वस्तुओं का आयात करेंगे तो हमें क्या हो रहा है, दूसरे देश से प्राप्त वस्तु को कम कीमत देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि मांग की कीमत लोच मापने की विधियां। ठीक है, और इसमें हम सबसे पहले हमने जाना प्रतिशत विधि, जिसे हम अनुपातिक विधि भी कहते हैं। फिर हमने जाना कुल व्यय विधि। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमने जाना बिंदु विधि क्या है, चाप विधि क्या है, मांग की आय लोच क्या है। ठीक है, इसके बाद हमने जाना कीमत लोच के सिद्धांत का महत्व। फ्रेंड्स, आज का ये मेरा वीडियो यहीं तक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो हमारा जल्दी ही जारी होगा, तब तक के लिए थैंक्स।